हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है ये है लेटरल एंट्री को लेके। आप इसको कहें कि ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री या फिर लेटरल एंट्री। अभी ये मामला क्या है, पूरा इस पे विवाद क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, और क्या इस तरीके की पहले भी होती रही है वैकेंसी भर्तियां, और अगर पहले हुई है तो किस किस को लिया है, और गवर्नमेंट क्यों पीछे हुई है इस पे, ये सारी इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप इसमें आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, अभी रिसेंटली यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें 45 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन था ये, और ये 45 वैकेंसीज किसके लिए थी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके लिए, या फिर आप सीधा कहें कि जो हायर पोस्ट है ब्यूरोक्रेसी में उनके लिए था ये एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि इसमें टर्म्स कंडीशन नहीं थी या कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी या एक्सपीरियंस नहीं था, वो सारी कंडीशन थी कि किस डिपार्टमेंट में लेना है, किस फील्ड से होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस, ये सारी इसमें नोटिफाई किया था यूपीएससी ने। लेकिन ये 45 वैकेंसीज के लिए यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी, लेटरल एंट्री कहते हैं इसको, पूरा डिटेल में समझेंगे। ये वैकेंसी निकलने के बाद में क्या हुआ है कि जो ऑपोजिशन के पार्टीज हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या फिर जो अदर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये इसके विरोध में आ गए, और इन्होंने इसको कहा कि भाई ये इसमें आरएसएस के लोग शामिल करना चाह रहे हैं या फिर आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। इस तरीके से उनको जो भी लगा अपना पक्ष रखने का, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाला है यूपीएससी ने, और इसका ये विरोध शुरू हुआ। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई आप जो लेटरल एंट्री की प्रक्रिया ला रहे हो ठीक है, कर लीजिए इसको, लेकिन सरकारी नौकरी है ये, और इसमें जो रिजर्वेशन है वो सेंटर में होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, और वो ही सेंट्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो आरक्षण है उसके तहत आप वैकेंसी निकालो, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के इसके बाद कहने के बाद में फिर जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कार्मिक विभाग के, इन्होंने यूपीएससी को पत्र लिखा है, और उसके बाद में इन्होंने यूपीएससी को पत्र लिख के कहा है कि भाई आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है अभी इसको रोकिए, और ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब इसमें कहां से शुरुआत हुई है ये लेटरल एंट्री, जो ब्यूरोक्रेसी में एक तरीके से सुधार माना जाता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती है। पहले की गवर्नमेंट भी इससे हाथ पीछे खींचती हुई दिखी है, और ऐसा है नहीं कि पहले अपॉइंटमेंट नहीं हुए। पहली बार देखिए 1952 में 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए एक अमेरिकी एक्सपर्ट था, वो थे पॉल एप्पलबी को अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उनका सर्वे करके और एक रिपोर्ट देने को कहा गया उनको, कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है इस पे आप एक सर्वे कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उसमें कई सुझाव दिए उन्होंने। 1952 की बात है, 1952 की। लेकिन उसके बाद ये ऐसे की है जैसे ही चलती रही जो ब्यूरोक्रेसी है। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी में सुधार की जरूरत है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं हो, टाइमली रिफॉर्म होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में बहुत टाइम हो गया, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं जो बड़े मेजर होने चाहिए थे। इसके बाद में 19 साल बाद 1966 में 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, और जो पहला 1966 में बनाया था उसने 1970 में 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके 30 साल के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 2005 में, और इस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ही पहली बार ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव दिया था कि आप ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री कीजिए, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया था उस टाइम। फिर क्या हुआ, 2005 में है जो इसी दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ये अनुशंसा की गई,
लेकिन गवर्नमेंट ने इससे आगे बढ़ने से अपने हाथ खींच लिए, गवर्नमेंट ने नहीं किया ये 2010 में। जो अभी ये जिस तरीके से किया है, पहले भी ये जो टाइमली रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आती रहती है, ये सुझाव देते रहते हैं। अब बात यह है कि क्या पहले भी इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स होते रहे हैं, इस तरीके की नियुक्तियां होती रही है? तो बिल्कुल पहले भी ऐसी होती रही है ऐसी नियुक्तियां। तो फिर अभी में और पहले में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस कर लेंगे हम। पहले नियुक्तियां हुई है, किसकी हुई है? तो देखिए, आप इनको जानते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री है हमारे भारत के, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये अर्थशास्त्री थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में ये आर्थिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किए गए थे। कहाँ पे? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, ये 1971 में इसमें आर्थिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया था। इन्होंने कोई यूपीएससी के एग्जाम नहीं दी थी, लेकिन इनको आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 1972 में 1972 में वित्त मंत्रालय का इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया था। और आप में से पता होगा वैसे ज्यादातर लोगों को, नहीं तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वो एक ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पद होता है, संयुक्त सचिव स्तर का पद होता है। जो वैकेंसी अभी गवर्नमेंट ने निकाली ही, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी को भी ये पद जब मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था तो ये भी संयुक्त स्तर का पद था। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है, इनको भी अपॉइंट किया गया था 1971-72 में। और देख लेते हैं, इनको भी हम जानते हैं, रघुराम राजन। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ने इनको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नियुक्त किया था। और ये भी यूपीएससी से नहीं आए थे, ये कौन सा यूपीएससी का एग्जाम दे के आए थे, लेकिन संयुक्त सचिव के स्तर पे ये भी पहुंच गए थे। और जब ये संयुक्त सचिव के स्तर पे पहुंचे तो बाद में इनको आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। इसके अलावा देख लेते हैं इन्फोसिस, ये सुना होगा आपने। इन्फोसिस के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनमें से एक नंदन नीलकर्णी भी है। इन्होंने आधार कार्ड जारी करने वाली जो संवैधानिक संस्था है, ये अगर आपको मालूम नहीं हो, जो आधार कार्ड जारी करते हो एक संवैधानिक संस्था है UIDAI, इसका चेयरमैन बनाया गया था नंदन नीलकर्णी को। ये भी यूपीएससी को क्लियर नहीं करके आए थे। बात सबकी नहीं हो रही, बात उनकी हो रही है जो जॉइंट डायरेक्टर तक पहुंचे हैं, जो अभी वैकेंसी निकली है इस लेवल तक। इसके बाद में इनको भी आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, विमल जालान, जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। तो ये कैसे बने थे? ये भी यूपीएससी नहीं दे के आए थे। विमल जालान आईसीआईसीआई के बोर्ड मेंबर थे ये, और बाद में इनको लेटरल एंट्री मिली सरकार में और रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए। उर्जित पटेल को देख लीजिए, उर्जित पटेल भी लेटरल एंट्री से ही आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और अगर हम ज्यादा पहले जाएं, इससे और ज्यादा पहले जाएं, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे इनको, जिनको अशोक लेलैंड के बारे में पता होगा, या बोकारो स्टील प्लांट का पता होगा, या फिर जो चेन्नई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है उसका पता होगा, क्योंकि ये है मंतोष सोंदी। मंतोष सोंदी है, ये जो हैवी इंडस्ट्री है उसमें रहे हुए हैं। ये इससे पहले अशोक लेलैंड में चेयरमैन थे, बोकारो स्टील प्लांट में अपनी सर्विस दे चुके थे। चेन्नई में जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। इंदिरा गांधी जी ने मंतोष सोंदी को भारी उद्योग में जो उच्च पद है उस पे लगाया था। तो ये भी लेटरल एंट्री जैसा इस तरीके का अपॉइंटमेंट किया गया था। और भी इस तरीके के ये तो मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिए जिनको आप जानते हैं। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी के संस्थापक चेयरपर्सन रहे हो डीवी कपूर, जिनको एनर्जी मिनिस्ट्री में, ऊर्जा मंत्रालय में सेक्रेटरी लगाया था। आरवी शाही थे, जिनको एनर्जी सेक्रेटरी लगाया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को चेयरमैन बनाया गया था। हिंदुस्तान लीवर के जो प्रकाश टंडन थे उनको स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का चीफ बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। राजीव गांधी जी के टाइम पे है जो केपीपी नामियार को
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी सैम पित्रोदा, जिनको आप सभी जानते होंगे, सैम पित्रोदा का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, हम ढूंढने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, योजना आयोग, अभी नीति आयोग हो गया, इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो फॉर्मर डिप्टी चेयरपर्सन थे, और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होता था, अभी भी नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो डिप्टी चेयरपर्सन थे मोंटेक सिंह एलुवालिया, इनको देख लें, शंकराचार्य को देख लें, राकेश मोहन, अरविंद विरमानी, अशोक देसाई, ये बहुत सारी लेटरल एंट्रीज आपको मैं गिना सकता हूं। जगदीश भगवती थे, TN श्रीनिवासन थे, कई सारी लंबी लिस्ट है, ये लेटरल एंट्री के माध्यम से आए। तो फिर अभी और क्यों विरोध किया जा रहा है, या फिर क्या यूपीएससी ने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये सीधी भर्ती निकाल दी? देखिए, इसका जवाब तो आने वाले टाइम में यूपीएससी देगा कि यूपीएससी ने अपनी मर्जी से निकाली है या गवर्नमेंट की परमिशन से। अगर गवर्नमेंट की परमिशन से निकाली होती तो एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट इसमें रिजर्वेशन का जरूर रखती, और अगर गवर्नमेंट नहीं रखती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते कि रिजर्वेशन होना चाहिए। विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध तो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका काम है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक बेसिक कह सकते हैं, आप निकालिए ऐसी भर्तियां, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में भी सुधार होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, जब भी होती है इसका विरोध होने लगता है और सरकार पीछे हो जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेसी में सुधार करने के काम की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है। आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, इस तरीके के एक्सपर्ट्स की भरमार है। तो एक्सपर्ट गवर्नमेंट में भी होने चाहिए। अब आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो रिजर्वेशन बेस पे होना चाहिए था इसमें, क्योंकि यूपीएससी वैकेंसी ले रही है। या तो फिर आप जैसे लेटरल एंट्री पहले की गवर्नमेंट करती आई है वैसे ही चलाते रहते काम, लेकिन आपने नोटिफिकेशन निकाला है तो फिर आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था इसमें। जितनी चाहे आप 10 वैकेंसी निकालें या 100 वैकेंसी निकालें, कैटेगरी वाइज जो भी यूपीएससी के नॉर्म्स में जिस कैटेगरी को जितना रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए था, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने वापिस लिया है, यूपीएससी को लिख के दिया है। तो ये पूरा यूपीएससी का लेटरल एंट्री का मामला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।